My name is Shubham Agarwal. I secured AIR5 in civil engineering department. Then I did my BTech in civil engineering from IIT Delhi. 2018 में किया था, उसके बाद में थोड़ा जॉब किया. अभी भी जॉब कर रहा हूँ BIS में. इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. तो उसके साथ में ही इस बार निकला है. पूरे साल भर जॉब था. तो मैं तुमको थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि अगर बाई चांस तुम्हारा इस बार नहीं होता है और कहीं और हो जाता है तो तुमको जॉब के साथ कैसे कंटिन्यू करनी है अपनी प्रिपरेशन, ये भी मैं बताऊंगा. बिकॉज जैसे आप देखोगे ना, जॉब में थोड़ा टाइम निकालना डिफिकल्ट होता है, तो तुमको जो तुम यहाँ प्रिपरेशन करोगे वो तुम्हारी जॉब में बड़ी हेल्प करेगी. कैसे तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, A4 शीट नोट्स. तो दो तीन प्रकार के मैंने नोट्स बनाए थे, तो उन्होंने मुझे कैसे हेल्प करा ये सब बताऊंगा मैं. ठीक है, तो स्टार्ट करें. तो पहले तो ये बता दो तुम्हारा बैच कब चालू हुआ. एक बंदा बताओ. 23rd Feb. ओके ओके. 4 सब्जेक्ट हुए अभी. 4 डेट कंबाइंड बैच है. ओके ओके. तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन तो सबकी सेम ही रहेगी. सब सिविल इंजीनियर के ही हो. और मेन फोकस यार जो बेसिक चीजें हैं मैं अभी बता देता हूँ. तो क्या होता है ना, बंदा बेसिक्स भूल जाता है टाइम टू टाइम. थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ये सब हो जाता है ना. तो बेसिक्स अपने टॉप पे रखो. हमेशा बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है. जो भी क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाए उसको घर जाके तुरंत रिवाइज करना है विद इन नेक्स्ट 1 आवर और 2 आवर. जितना भी तुमको, लेट्स से अगर 12 घंटे की क्लास होती है तो 2 घंटा लग जाता है रिवीजन करने में. 8 घंटे की है तो 1 घंटा मोर देन इनफ है. तो उसको कैसे आपको रोज क्या रूटीन रखना है ये मैं बता रहा हूँ. अभी 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 चालू हो गया है ना सेशन. हाँ, तो अभी से आप पॉइंट नोट करने चालू कर दो. तो रोज जाके अपने नोट्स बनाने हैं. नोट्स तो यहीं बन गए, जाके उनको रिवाइज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिवाइज करना है. फिर जो उसकी ES की आपकी प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट वो करना है. आ, रोज के काम लेकिन रोज करना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपने 11th 12th में भी अपनी प्रिपरेशन करी होगी, तो उस समय भी समझ आ गया होगा अभी तक तो कि अगर रोज का काम रोज करते हैं ना तो चीज़ें बैकलॉग में नहीं आती है. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो ही होनी है. से मेरे में भी यही करता था, मैं रोज जाके अपने नोट्स रिवाइज कर लेता था. और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो 1 घंटे का गैप मिलता है खाना खाने समय, तो उसमें भी अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ बचती है तो हाफ एन आवर में जो भी अपना फर्स्ट हाफ में जो भी पढ़ाया है ना उसको पढ़ लो. शॉर्ट पढ़ लो मतलब. और अपने सारे डाउट्स नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट हाफ शिफ्ट होती है उसमें सर से पूछ लो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई थी. या फिर जब क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद में पूछ लो. क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत सपोर्टिव है, सारी चीज़ें बताते हैं. इवन आप अगर कोई चीज़ यहाँ पढ़ाई लेकिन आपको समझ नहीं आई, बाकी को समझ आ गई लेकिन आपको समझ नहीं आई, आप वापस पूछ सकते हो उसको. जैसे मेरे में भी ऐसा होता था, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है जो नहीं समझ आती. एक बार में नहीं समझ आती तो या तो आप उसी समय पूछ लो, वेल एंड गुड. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मतलब थोड़ा शर्म 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 वरम आती है, तो वापस से जब आपकी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में पूछ लो. लेकिन अपने को ये बेसिक ध्यान रखना है कि हमारे रोज के डाउट उसी दिन क्लियर होने चाहिए. एक भी दिन उनको बैकलॉग नहीं करना है. ये बेसिक्स है. रोज के नोट्स रोज, रोज का काम रोज. ये सब जो हार्ड वर्क तुम करोगे ये तुम्हें बाद में स्मार्ट वर्क करने में भी मदद करेगा. स्मार्ट वर्क तभी करा जा सकता है जब आपका पहला हार्ड वर्क हो चुका हो. जैसे रोनाल्डो है, पूरी मेहनत पहले करता है ना फील्ड में, घर से पूरी मेहनत करके आता है तब जाके तो परफॉर्म करता है मेन मैच में. तो तभी तो टॉप प्लेयर्स बन चुके हैं. तो पहले मेहनत पूरी करनी है. बाद में मैं कुछ यहाँ तरीके बताऊंगा जो आपकी जो पहले मेहनत रहेगी वो उसको आपको एग्जाम में कैसे दिखाना है, कैसे उसका यूज करना है, उसमें कैसे कन्वर्ट करके दिखाना है अपनी चीजें. क्योंकि काम तो सभी कर लेंगे, आपको स्मार्ट भी बनना है. क्योंकि आजकल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. पुराने 4 साल पहले की एग्जाम नहीं रही है अभी, जिसमें 250 सीट आती थी और भी ज़्यादा आती. तो अब वो एग्जाम नहीं रही है. अभी सिर्फ अब की बार आई थिंक 137 140 के आसपास सीट्स आई है. उसमें अराउंड 26 तो BR हो गए इन जनरल. तो अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपका पहला हेडवर्क, फिर उसको आपको कैसे स्मार्टली कन्वे करना है टीचर को.
तो वो भी आपको देखना होगा। तो अभी अपन पहले स्टार्ट करेंगे प्री से। प्री में क्या क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है उसका। तो प्री में दो पेपर है हमारे, जीएस का एंड सिविल इंजीनियरिंग। जीएस का पेपर हमारा 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हमारा 300 नंबर का है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अभी इनमें क्या है कि जैसे जीएस का थोड़ा मैं अलग से कवर करता हूँ, तो जीएस अपने आप में एक अलग चीज है। इसमें ज्यादा फोकस भी नहीं देना है, बट एट द सेम टाइम अपने को कम फोकस भी नहीं देना है। जैसे मेरी कमी रही थी कि मैं लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट करा था 2020 में। उसमें मेरा प्री में जीएस में 95 नंबर थे, सिविल में मेरे 176 के आसपास थे, टोटल 276 इन प्री। एंड देन मेंस में मेरे 417 नंबर थे, और इंटरव्यू में मेरे 98 थे। तो कितना हो गया, 276, 417, 98, कुल मिला के 792। ये मेरा ईएससी 2020 का अटेम्प्ट था। फिर मेरा ईएससी 2021 का अटेम्प्ट जो मैं जॉब के साथ दिया है, ये मैंने बिना जॉब के साथ दिया था। इसमें मेरा प्री में फर्स्ट पेपर में 76 नंबर है, देन सेकंड पेपर में मेरे 224, देन 220 इन मेंस। मेंस पेपर 1 में 220, पेपर 2 223, इंटरव्यू 122, टोटल बना 866। टॉपर के नंबर है यहाँ पे आई थिंक 86 है, यहाँ पे उसके 230 के आसपास है, तो 306। उसमें यहाँ पे उसके 232, 236, 268। फिर यहाँ इंटरव्यू में उसके 130 नंबर, ओवरऑल 908। तो एज कहाँ मिली सब में, सारी जो अटेम्प्ट्स हैं पेपर में, जो प्रीलिम्स है उसमें 10 नंबर ज़्यादा ले आओ, यहाँ 10 नंबर ले आओ, यहाँ 10 नंबर ले आओ, टॉपर बनी। तो जैसे सर बता रहे थे कि जो टॉप 1 टू टॉप 70 आर इक्वल, तो ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें किसी का लक चल जाता है तो ज़्यादा नंबर आते हैं, नहीं तो नहीं आते। गेट के एग्जाम तो कुछ ऐसी एग्जाम है कि भाई उसमें आप 100 रैंक या 200 रैंक को कंपेयर करोगे ना टॉप 1 से, तो कब कभी ऐसा लगेगा हमको 200 रैंक वाले को ज़्यादा आता है। तो गेट तो एकदम ही उससे अलग है, लेकिन इसमें तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि क्योंकि इसमें क्या सब्जेक्ट सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गेट, तो आई वुड से इसमें नॉलेज आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। बस वो है कि आपने पेपर में ये पूछ लिया और बंदा ये पढ़ के गया था, तो उससे नंबर आ गए। तो मेन फोकस क्या करना है कि हमको भी वही पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाता है, हमको रिसर्च नहीं करनी है। रिसर्च करने के लिए नहीं आए हैं, उसके लिए पीएचडी करी जाती है, उसके लिए आपको किसी और जगह जाना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ पढ़ना है जो चीज़ पूछी जाती है, उसको क्लियर करना है, अपने डाउट्स सारे क्लियर करने हैं, लॉजिकल रहना है पूरे टाइम। तो ये सब चीज़ें अपन मेन फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग विद द प्रीलिम्स जीएस। जीएस में मेरे इस बार कम नंबर आए, वो तो इसलिए आए बिकॉज पढ़ा नहीं था। जॉब के साथ थोड़ा पढ़ा नहीं था, तो जॉब के साथ थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो मैं लेकिन तब भी 76, अगर वो 80 होते, 4 नंबर का ही फर्क है, वो अच्छा स्कोर है। तो एवरेज स्कोर है ये, बट मैंने कहाँ कवर कर लिया, पेपर 2 में कवर कर लिया, 224, इट्स गुड मार्क्स ओवरऑल 300 नंबर। आपको टारगेट करना है, आपको चाहे से पेपर टफ आए इजी आए, आपका टारगेट एटलीस्ट 300 होना चाहिए। आजकल लास्ट 2 इयर्स में देखा जाए तो पेपर इजी आ रहा है, तो आपको अपना टारगेट, अगर तुम अच्छा टारगेट सेट करोगे तो उससे 10-20 मार्क्स कम आते हैं, ऐसा मैंने नॉर्मल देखा है। तो 320 तो कम से कम सेट करके चलो अपना मार्क्स। 320 नंबर लाने के लिए आपको अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे जीएस में क्या होता है, मेन चीज़ अटेम्प्ट्स है। अटेम्प्ट्स, स्पीड, एरिया कवरेज एंड
टेस्ट सीरीज। तो हर किसी पेपर में सबसे मेन फोकस है कि उसको अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे हमको प्रोसीड करना है इन फर्स्ट हाफ आवर या फर्स्ट 1 आवर, फिर नेक्स्ट हाफ आवर में कैसे प्रोसीड करना है, ओएमआर कब भरनी है, और कैसे अपने आप को पूरे समय काम रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। तो अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले मैं क्या करता था, फर्स्ट 1 आवर में क्या है कि जीएस में एटलीस्ट 70 to 75 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो थ्योरी के आते हैं। तो 70 to 75 क्वेश्चन आपके अगर 1 आवर में हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके 140 या 150 नंबर का अटेम्प्ट तो हो गया। अब उसमें आप मान लो एक्यूरेसी लेट्स जो 70% मान लो, तो कितने हो गए, 15 7 135, 135, कुछ नंबर कट गए, 120 नंबर आ गए। बट ऐसा नहीं होगा। तो 60% एक्यूरेसी मान, तो कितने हो गए, 90 नंबर, 80 नंबर तो आ गए। 1 घंटे में 80 नंबर आ गए। अब जो बाकी है वो बोनस है। अभी तो आपने सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट करी है, बाकी बचा क्या, न्यूमेरिकल्स, अलजेब्रा, वो क्या थी वो, एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स आता है। तो एप्टीट्यूड मैथ्स में तो अपन स्ट्रॉन्ग है, तो अपन स्ट्रॉन्ग है तो लास्ट जो 1 आवर है, हाफ एन आवर, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे में आपका पूरा एप्टीट्यूड निपटाना है। उसमें क्या चक्कर पड़ेगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो डेलिबरेटली ऐसे डालते हैं कि बच्चा उस पर अटक जाए। तो हमको वहाँ पे स्मार्ट वर्क अपना दिखाना है, उन क्वेश्चंस को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है पूरे प्रिपरेशन में, किसी भी सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली लगाव नहीं लगाना है कि ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। सारी सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना वो पूछी जाती है उतना ही उसको इम्पोर्टेंस देना है। किसी में, मैं पहले ही बताया था, किसी में भी रिसर्च नहीं करना है, जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है। और इतना सारा पूछा जाता है ना कि तुमको वो भी बहुत दिन इनफ लगेगा, तो रिसर्च में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट 1 आवर में आप अटेम्प्ट कर लो सारा थ्योरी, देन 1 to 130 में आप अपना एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स, इसमें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे एप्टीट्यूड और मैथ्स में। जैसे अपने लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें लाप्लास इक्वेशंस पूछी थी, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं था तो मैं नहीं करके आया था। और कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, टेलर सीरीज के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो अगर तुम्हारा अगर कवर होगा ना वो सब चीजें, पहले पढ़ के जाओगे अच्छे से, या ऐसे क्वेश्चन करे हुए होंगे, तो आप उसको वहां कर पाओगे। लेकिन आपसे नहीं हो रहे हैं तो उसको छोड़ दो। अगर ये हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे ना, तब भी हमारा 190 नंबर का अटेम्प्ट है ना, 190 नंबर में अगर हमारा 60% एक्यूरेसी है तो भी हम 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, राइट। जो बाद में आप लेट्स से 130 आर हो गया, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में आपने क्या करा, ओएमआर भर दी। उस ओएमआर भरते समय अपने आप को जितना काम हो सके, जितना शांत हो सके उतना शांत रहना है, और उस ओएमआर भरने में 1% गलती नहीं करनी। यह आपको पूरी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना है कि गोला जो भरना है वही भरना है। उसमें देखो मैं क्या करता था ना, जैसे पेपर है, पेपर में 1 2 3 4, तो जब भर रहे हैं लास्ट में ओएमआर में, तो 1 का आंसर देखा डी है, तो पहले मैं 1 देखता था फिर डी मार्क करता था। लोग क्या क्या करते हैं, डी ए बी सी, तो डी ए बी सी भर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कि एक क्वेश्चन मिस हो गया तो फिर आगे की पूरा ओएमआर आपका खराब हो जाता है। तो वो कभी नहीं करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको देखना है ओएमआर में, फिर भरना है। तो इससे आपका टाइम भी पूरा आ, अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। प्लस साथ में जब आप चीजें चेक करके चलते हो ना तो आपकी कामनेस रहती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर बाद में जो आप लेट्स से आपने 10 to 15 मिनट्स लगा लिए, तो मतलब आपका 1 से लेकर 145 मिनट्स हो गए। फिर लास्ट 15 मिनट्स में तुमको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो 5 क्वेश्चन रह गए। उन 5 में भी वो क्वेश्चन देखना है जो तुमको लग रहा है कि हो जाएगा, थोड़ा सा अगर मैं तिगड़म विगड़म बिठाऊंगा तो हो जाएगा, तो वो क्वेश्चंस करने हैं। अब उनमें से जो भी क्वेश्चंस होगा, बाई चांस मान लो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो वो आपके लिए 4 नंबर बोनस है, वो आपने एक्स्ट्रा कमाए हैं।
ठीक है, वो तुम्हारी रैंक में मदद करेंगी। ठीक है, और बाकी तो इसमें यही है, स्पीड, इस स्ट्रेटजी अगर से लगाओगे तो स्पीड आपकी बन जाएगी। एरिया कवरेज कैसे बढ़ेगा कि आ, मैं इसमें जीएस में क्या होता है ना, बच्चे पूरी वो किताब जो देते हैं ना वो पूरी पढ़ने लग जाते हैं। आई वुड सजेस्ट इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इधर। इधर आप जो यहाँ क्लास में पढ़ाया जाता है उसको फोकस रखो, उसको रोज जितना भी क्लियर कर सको उतना क्लियर करो। ठीक है, फिर उसको घर जाके रिवाइज कर लो। फिर ये जो नोट्स होंगे आपके इतने रिफाइंड होने चाहिए कि आप जब बाद में पढ़ो उसको तो आसानी से आपको चीजें याद हो जाए। और जो भी आपको टेस्ट सीरीज में नया मिलता है, हर टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन आता है। तो जीएस का तो मैं जरूर बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज का जो सोल्यूशन है उसको प्रिंट करा लो। उसको प्रिंट करा के, जैसे कोई क्वेश्चन, कोई नई चीज मिल गई, कोई नई पॉलिसी के बारे में पूछ लिया कि ये क्या होता है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में पूछ लिया कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, तो 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, फिर 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे करके पूछ रहा है। तो तुमको जब सोल्यूशन बताया जाएगा तो सोल्यूशन में सारी चीजें बताई जाती है। अब उन चीजों को वहीं सोल्यूशन में हाईलाइट कर लो, और तुमको अगर कोई और वैल्यू एडिशंस में डालना है तो उधर ही लिख लो। उसके लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप जीएस के लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको सिविल के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ना कि जीएस के लिए। जीएस के लिए जो उसके जो सॉल्यूशंस है वही आपके शॉर्ट नोट्स, उसी को आपको जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे तो उससे 10 दिन पहले उनको रिवाइज कर लो। समझ गए होंगे मेरी बात सारी। तो ये तुम्हारे लिए जीएस इनफ है, सिर्फ टेस्ट सीरीज दो उसका। और जो तुमको नया चीज मिले, ऐसे कुछ चीजें ऐसे भी होती है जो नई चीज नहीं है लेकिन आपको डिटेल में समझनी है, तो उसको लिए आप थ्योरी बुक रेफर करो। थ्योरी बुक में सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ थ्योरी बुक, और नेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, तो थ्योरी बुक में ऑलरेडी कई सारे रेफरेंसेस से चीजें लेके उनको कंसाइज रूप में रखा है, जिससे कि तुमको चीजें अलग अलग सोर्सेज में रेफर करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुमको जीएस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जीएस में मेन मैं बताऊँ ना, अटेम्प्ट का पूरा खेल है। जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा। अगर मान लो तुमने अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन करे, और मैं बता देता हूँ तुम पेपर दोगे तुमको 60 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे 40 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, उसमें भी अच्छे से वो आते हैं तुमको, तो 80% एक्यूरेसी मान लेता हूँ। 120 का 80%, 90 के आसपास, राइट। ये तो 80% एक्यूरेसी मैंने मानी है, जो कि नहीं होगी, 60% होगी। तो फिर बाहर सिखाने 72 70 नंबर आए तुम्हारे। तो 70 नंबर तो कोई अच्छे नंबर आया नहीं। अगर मेरे यहाँ पे ही मान लो 100 नंबर होते या 96 होते तो मैं आज टॉप 3 में होता, राइट। तो जो यहाँ पे अगर आप 90 के आसपास नंबर लाते हो तो दैट विल क्रिएट योर रैंक। वो कहाँ से आएगी? आपकी पढ़ाई प्लस अटेम्प्ट्स। वो अटेम्प्ट्स आपको ध्यान रखना है इसमें, जीएस में इसके अलावा और कुछ नहीं है। अलग से आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने। अगर मार रहे हो तो आपका अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। तो जीएस तो यहाँ हो गया। फिर सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा पेपर 2 है, ये सब चीजें लिख लेना। बिकॉज जब तुम टेस्ट दोगे ना तो तुमको ऐसे लगेगा कि मैं अपनी चीजें कैसे इम्प्रूव करूँ। तो उस समय तुमको ये सब चीजें थोड़ा सजेशंस देगी। ये सब मैं सजेशंस ही दे रहा हूँ। ये सब सजेशन, ये सही रफ स्ट्रेटजी है। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, हर किसी बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं एक रफ स्ट्रेटजी दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक इनिशिएशन मिल जाए। उसी में आप मॉडिफिकेशन करके अपने लिए जो आपको बेस्ट सूट करती है वो वाली स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन ये एक इनिशिएशन है। किसी को क्या होता है कि मैथ्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो नेक्स्ट इनिशियल 25 मिनट्स में वो सारे मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लेते हैं। बट मुझे पता था कि मैं एप्टीट्यूड तो कर लूंगा, लेकिन मैथ्स में मेरा टेलर सीरीज वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं होते। मुझे जो एरिया निकालने वाले होते हैं ऑन ए सरफेस दे देंगे, कुछ स्क्वायर सरफेस दे देंगे, या फिर सर्किल स्क्वायर दे देंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते, टाइम लगता है उनमें। तो मैं उनको इसलिए मैं अवॉइड करता था।
शुरू में करने के लिए, तो ईगो हर्ट होता है शुरू से। अगर उनको करोगे यार मैथ नहीं आ रही यार, तो वैसा नहीं करना है। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे बेस्ट सूट करी वो मैंने अपने बनाई, तुमको अपने हिसाब से बनाना है। मैं सिर्फ एक इनिशिएशन दे रहा हूँ इधर ना। फिर जो अभी सिविल का पार्ट है, सिविल हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लेकिन इसमें हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि सिंस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो इसको हम ढीले में ले लें। इसको ढीले में नहीं लेना है, यही तुम्हारी रैंक बनाएगा, यही तुम्हारा बाकी जो एग्जाम्स आप दोगे ना उसमें हेल्प करेगा। तो इसको मेन फोकस रखना है। इसके बेसिक चीज जो अपन जीएस में करते हैं, घर आके टेस्ट नोट्स रिवाइज करने, वो इसमें भी करने हैं। इसमें इसके साथ में घर आके हमको ईएसी की प्रीवियस ईयर उसी दिन करनी है, जो भी टॉपिक पढ़ाया। से हाइड्रोलॉजी में अगर हाइड्रोग्राफ पढ़ा है तो हाइड्रोग्राफ के जो भी क्वेश्चन है वो उसी दिन करने हैं। सर्वे में एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन उसी दिन करने हैं। इससे क्या होगा, उस दिन आपका वो सब्जेक्ट एकदम फ्रेश है, उसी दिन पढ़ा है, अगले दिन आपको उतना याद नहीं रहेगा। उसी दिन आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपकी चीजें उसी दिन स्ट्रांग हो जाएगी माइंड में। और जो क्वेश्चन आपको उस दिन नहीं आता तो आप अगले दिन आके सर से पूछो, मॉर्निंग में आते ही सर ये मेरा डाउट है, या क्लास के बाद पूछो सर मेरे ये डाउट। तो एक दो दिन में जब चीजें क्लियर हो जाती है तो बात बात के टाइम में ज्यादा रिटेन रहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोज का काम रोज करो। एनालिसिस, एनालिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस अप्रोक्सीमेशन। इसमें आजकल क्या हो रहा है ना, जो न्यूमेरिकल दे रहे हैं वो इतने टफ आ रहे हैं, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स अराउंड 10 को न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिनको आपको कैलकुलेटर के बिना नहीं कर पाओगे अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं है तो। पहले मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ कौन से सही है कौन से सही नहीं है। 3 प्रकार के कैलकुलेटर, किसी के पास कैलकुलेटर है? से ये वाला कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ठीक है, ये वाला यूज कर लो। लेकिन अगर तुम जब नया कैलकुलेटर खरीदने जाओ, सिंस अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो तो नया कैलकुलेटर, हाँ ये वाला कैलकुलेटर खरीदना। ओके, दिस इज नॉट प्रोग्रामेबल। ये आप देख लेना बाद में, मैं तो दिखा दिया अब, बाकी आपस में कंफर्म कर लेना। बिकॉज दो तीन प्रकार के कैलकुलेटर अभी अवेलेबल है, एक तो वो लो रेंज का है, एक मिड रेंज का है, एक हाई रेंज का है। तो जब नया खरीदने जाओ तो हाई रेंज का खरीदना, अगर ऑलरेडी आप मिड रेंज का खरीद रहे हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो लो रेंज वाला उनको चेंज करने की जरूरत है। फिर जो अब इसमें अपन मेन पेपर में फोकस करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें आपका अटेम्प्ट, इसमें अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका अटेम्प्ट हाई रहे। अभी आजकल पेपर इजी आ रहा है, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बढ़िया बनाते हो तो आपका अच्छे से अटेम्प्ट होता है। जैसे मैंने इस बार का मैंने ईएससी अटेम्प्ट किया था 2022 का, तो मैंने उसमें 148 क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट है। तो मतलब नहीं है किसी दोस्त का मेरा इतना अटेम्प्ट 148 क्वेश्चन। वो दो क्वेश्चन तो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनके आंसर ही मैच नहीं कर रहे। आई थिंक दोज क्वेश्चन वाज रॉन्ग, नहीं तो वो भी हो जाते। तो आप अगर ये सारी स्ट्रेटजीज लगाओगे, ये सारी चीजों को फोकस करोगे तो आपका अटेम्प्ट हाई होगा। जितना आपका अटेम्प्ट हाई होगा उतने आपके ज्यादा नंबर आने के चांसेस है। जितना कम होगा तो फिर तो एक्सपेक्ट ही मत करो। तो अटेम्प्ट में आपको फर्स्ट 45 मिनट्स में, 45 टू 50 मिनट्स मैं क्या सजेस्ट करता हूँ इसमें, आजकल थ्योरी भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो लेट्स से जो 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल पेपर में 70 से लेकर 80 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। अगर 70 क्वेश्चंस थ्योरी के आ रहे हैं तो आप 45 से लेकर 50 मिनट्स में सारी अपनी शुरू शुरू में थ्योरी कर लो। और अगर वो थ्योरेटिकल पेपर है, पूरा ही थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है, तो अराउंड उसमें 100 या 110 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे। तो उस पेपर में आप फोकस करो कि अपनी 60 मिनट्स या फिर 70 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर हो जाना चाहिए थ्योरी वाला, ठीक है। और अगर उसमें पूरा न्यूमेरिकल पेपर दे दिया है तो उसमें मुश्किल से 50 या 60 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, 50 ही आएंगे। तो उसमें आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि आपको वो 30 मिनट्स में करना है। आपको शुरू में पता नहीं रहेगा, पेपर देने से पहले पता थोड़ा ना होता है कि पेपर कैसा आने वाला है। जो आप पेपर करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई न्यूमेरिकल पेपर आया है, तो मुझे इनिशियल हाफ एन आवर में ही अपना थ्योरी पार्ट तो निपटाना है। उसी समय से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी।
इसलिए मैं पहले टारगेट करता था थ्योरी निपटा दूं। उसी के तीनों सेगमेंट मैंने बना रखे थे। अगर मीडियम रेंज में है तो मैं 45 मिनट्स का टारगेट करता था, अगर ज़्यादा आई है तो 60 या 70 मिनट्स। तो ये तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। फिर बात है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल वाले पार्ट में पहले इजी बट नॉट लेंथी, 10 इजी बट लेंथी। फिर बाद में आपको होमवर्क बनना है। फिर लास्ट में आपको वो क्वेश्चन जो टफ है वो करना है। तो इस हिसाब से मेरे 5 सेगमेंट हो गए। इजी बट नॉट लेंथी, अगर मैं इसको मॉडरेट पेपर मानता हूँ तो ये एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो ये आते हैं। ये आपके 145 मिनट्स तक हो जाएंगे सारे। तो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 120 क्वेश्चंस हो गए। आपने 240 का अटेम्प्ट कर लिया और ये आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग तो है, हम जीएस इंजीनियर नहीं है, हम सिविल इंजीनियर ही हैं। तो हाँ, इसमें मैं अगर 80% पे अटेम्प्ट वो एक्यूरेसी मानता हूँ अपनी, 120 240 का 80%, 192 नंबर आ गए, या 180 मान लो। 180 नंबर इधर आ गए, उधर आपके 90 आ गए, 270 नंबर तो आपके 145 आवर्स तक आ गए। समझ लो। फिर अगर आप ये करोगे इजी बट नॉट लेंथी, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो 230 आ रहा आपके यहाँ खत्म, और अब ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 140। अज्यूम करो आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, मान लो 10 क्वेश्चन नहीं भी हुए, 130 क्वेश्चंस हो गए, तो भी आपका बहुत बढ़िया स्कोर बन सकते हैं। 200 तो आगे, 210 तो आगे, 220 आ गए। मेरे 220 आए थे, तो इतने तक ही आ गए थे। बाद में आप ओएमआर भरो। इसमें सिंस आपने यहाँ तक सारा अटेम्प्ट कर लिया, पेपर में बचा ही नहीं है अब कुछ। अब सिर्फ वो क्वेश्चन बचे हैं जो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, वो टफ क्वेश्चन है। वो अगर अगर आप कर पाओगे तो वो आपके लिए और बढ़िया है। लेकिन आपका पेपर 2.5 घंटे तक हो गया है बस। अब इसके बाद में जो भी है वो सिर्फ बोनस है। तो इसके बाद में 15 और 20 मिनट्स में आपको कामली अपनी पूरी ओएमआर बननी है। अगेन ओएमआर की स्ट्रेटजी वही रहेगी कि आप क्वेश्चन नंबर देखो, उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो ओएमआर में, और उसके अगेंस्ट मार्क करो हर क्वेश्चन के लिए। इसलिए मेरे को कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, लेकिन फिर वो उतना क्या करते हैं, वैसे काउंट कर लेते ABCD, फिर एक बार मिस हो गया तो फिर गए क्वेश्चन। तो इधर पे आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन वो आपका आराम से प्रैक्टिस करोगे ना तो ये 15 मिनट आ जाता है। कभी कभी ये 10 मिनट में भी हो जाता है अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है। तो आपको जितना हो सके उतने टेस्ट देने हैं। टेस्ट को, एक भी टेस्ट को मिस नहीं करना है। कुछ भी हो, चाहे से आपको उस दिन आपको थोड़ा लेट तक जगना पड़े, या आपको एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। और अब फिर आता है टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लक। ओके, you if you have already read that part, then you will be able to do it, but these will require very good speed of approximation. तो approximation में क्या है कि जैसे आपको क्या करना होगा, मैं सजेस्ट करता हूँ ये सबको कि आप ये ऐसा करो, एक A4 साइज का पेपर लो, ठीक है, उसमें फर्स्ट कॉलम में आप 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर लिख लो, 1 to 30 के। तो ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप अच्छे से अप्रोक्सीमेशंस कर पाओगे। फिर आप सेकंड कॉलम में अपने 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर रूट्स लिख लो। फिर 1 से लेकर 10 तक के आपके क्यूब रूट्स लिख लो। अभी ये तो देखो हमने याद कर लिए, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार एक 2019 में ऐसा पेपर आया था कि उसमें अराउंड 20 या 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं आते हैं। मैं तुमको 2 टेक्निक बताता हूँ जिससे तुम आसानी से अपना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। स्क्वायर रूट का ये लिख लेना तुम लोग, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 अंडर रूट एक्स। जैसे अंडर रूट एक्स है भी, तो जैसे n नंबर दे रखा है, ये 91 दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 81 प्लस 10, राइट। 91 छोड़ो, थोड़ा छोटा नंबर है, कोई बढ़िया सा नंबर बताओ। 195
195 तो 14 ही आ गया। 270 373, ये भी इजी है खैर, चलो ले लेते हैं लेकिन। हाँ 820, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, और 19 का 361। तो पास वाला देखेंगे पहले 19, तो 373 माइनस 373 को अपन ले सकते हैं 361 प्लस 12, सही है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो अंडर रूट एक्स 19, y आ गया हमारा 12 अपॉन 2 अंडर रूट, इसको करेंगे वही 19, 6/19, 19.3 के आसपास का आंसर होगा। ये बात देखो कैलकुलेटर में। है ना, तो ये आप लिख लो जल्दी से। ये लेकिन हम ज्यादा बड़े नंबर पे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। छोटे से नंबर अगर 5-6 के लिए करेंगे तो इसका आंसर गलत आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए मैंने बोला है 1 से लेकर 20 तक के सारे आपको याद करने। हो गया। फिर अब क्यूब रूट कैसे निकालना है? क्यूब रूट में y इक्वल टू x प्लस n माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। जैसे n नंबर ले लिया हमने, 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 3 क्या ले, 410 ले लिया, n इक्वल टू 410 ले लिया मैंने। इसको ले सकते हैं 343 प्लस 67, सही है। ये हमारा इसका क्यूब रूट हो गया 7 प्लस 343, सॉरी 410 माइनस एक्स क्यूब विच इज 343 अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर। से इसको करोगे 67, 3 2 2 7 स्क्वायर 49, तो 0.5 मान लो, तो 7.5 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, 7.4 के आसपास। क्या रहा आंसर? 7.42। तो ये भी आप लिख लो। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं को आप ना अपने इधर डाल लेना, तो ये भूल जाता है थोड़ा बंदा अगर प्रैक्टिस नहीं करता है तो इन दोनों को यहीं लिख लेना, इसमें नीचे स्पेस बचेगा। और ये A4 शीट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रूम पे चिपका दो, लिख लो जल्दी। नहीं देख रहा? स्क्वायर रूट लिख लिया, वो भी नहीं लिखा। एग्जाम्पल तो समझ गए होंगे। n इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई बाई 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। n y इक्वल टू है, और जो तुम्हारा आंसर होगा वो x प्लस वाई होगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट n इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर y नहीं है ये, मतलब y डैश बोलो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्यूब वाला जो है क्या था, y डैश इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 n माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 2/3, एक्स स्क्वायर ही है, एक्स की पावर 1/3, समझ गए हो ना? ठीक है ना, समझ लेना, मतलब एक बार मैंने बता दिया, बाकी कोई डाउट हो बाद में पूछ लेना। लिख लो अब इसको जल्दी से लो। ये सब चीजें आपको बड़ा हेल्प करेगी अगर आप पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो जब टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो उसमें ये वाली कैलकुलेशंस आती है, उसी कारण बच्चा वो क्वेश्चन छोड़ देता है। कंसेप्ट तो सबको पता है, बस कैलकुलेशन ही थोड़ी टफ हो जाती है, तो वहां पे ये सब आपको काम आएंगे। अंडर रूट जी को पाई मानना है, पाई स्क्वायर 10 मानना है, ये तो पता ही होगा तुमको, ठीक है। फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन हो गया। बाद में टेस्ट सीरीज आपको रेगुलरली एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। टेस्ट में आपको ये जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है जो देखी है ये आपको अटेम्प्ट करनी है, यही आपकी स्पीड बनाएगी। फिर बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट बचता है एनालिसिस,
आपको टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस होगा वो आपका जो टेस्ट जो आप देते हो ना 3 घंटे का, उससे ज़्यादा टाइम तो तुम्हारा एनालिसिस में लगेगा, इसको बाय डिफॉल्ट मांगो। लेकिन जितना ज़्यादा आपका बढ़िया एनालिसिस होगा ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा नेक्स्ट पेपर जाएगा जब उस सब्जेक्ट का दोगे। तो एनालिसिस में क्या है कि कई सारी चीज़ें, हमको नई चीज़ें मिल जाती है हमेशा। जब हमको टेस्ट देते हैं तो उसमें कोई हमेशा नई चीज़ें मिल जाती है, तो वही नई चीज़ों को हमको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। अभी इसमें कुछ ऐसे नहीं, मैं क्या करता था, A4 शीट के नोट्स बनाता था। तो ऐसे एक A4 शीट ले लेता, उसमें टॉपिक लिख लिया से कोई कोई टॉपिक जैसे शेयर फ्लो हो गया। शेयर फ्लो तुमको आई थिंक प्रीलिम्स में नहीं पढ़ाएंगे, मेंस में पढ़ाएंगे, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस तुमको देंगे, तो तुमको वो कहाँ से पढ़ोगे फिर? उसके लिए आप उसकी थ्योरी बुक को रेफर करो। जितना क्वेश्चन ने पूछना है उतना पढ़ लो, उतना ही प्री में पूछा जाएगा, उतना पढ़ के उसको यहाँ लिख लो। और जो भी तुमको डाउट आए कि भाई सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो अपने टीचर से पूछो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो क्वेश्चन कुछ पहले भी अपने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जब तुम रेगुलर प्रीवियस ईयर लगाओगे तुमको नए टॉपिक्स वहाँ भी मिलेंगे। उन टॉपिक्स को जब आप A4 शीट में लिखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक्स समझ नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप उसको रेगुलरली नहीं करोगे तो आपको टीचर बाद में मिलेंगे, बाद में मतलब जब कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद में कभी और कभी मिल जाए बाई चांस, तो तब मिलेंगे। अगर आप उसको उसी दिन क्लियर कर लोगे अगले दिन पे, तो तुमको फिर इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ होगी इससे। ठीक है, फिर ये तो हमारा टेस्ट सीरीज हो गया। अब टेस्ट सीरीज के साथ ही हमको हमारा रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, मैं सर्कुलेट कर देता हूँ पहले अपने शॉर्ट नोट्स। देख लेना, कोई नहीं, मैं वैसे बाद में इनका फोटोकॉपी करा के तुम्हारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डलवा दूंगा, वहाँ से आपको सब मिल जाए कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। ऐसे मैं अभी यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है, यहाँ ध्यान दे लो भाई, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होना, ये तो सिर्फ ऐसे रेफरेंस के लिए हैं। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है, जैसे छोटी छोटी मैंने कॉपियाँ ली ना, मैंने इसलिए ली है कि सारी चीज़ें एक में मिलेगी। A4 शीट्स वो तो तब है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक मिल गया आपको एकदम अलग ही, तो वो लास्ट में आप रिवाइज करोगे इसके थ्रू। ये उसको आपको रेगुलर रिवाइज नहीं करना है, ये A4 नोट्स को, इनको रेगुलर रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज जब दोगे तो उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट पूछी जाती है, तो एक दिन पहले उन 3-4 सब्जेक्ट को शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ो। और जब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कंसाइज होंगे तो उनको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे अगर मैंने 4 सब्जेक्ट कवर कर रखी है, सॉम सिमिलर सब्जेक्ट कवर करता था मैं, तो ये सॉम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। RCC और स्टील के एक में बना लिए, ये सिमिलर हो गए कंपार्टमेंट्स करके, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स वैसी हैं जो हमेशा साथ में ही पूछी जाती है। ठीक है, सॉम स्ट्रक्चर आपस में रिलेटेड है। फिर साथ में बना दो ट्रांसपोर्ट के, हाईवे के और रेलवे के, पोर्ट एंड अर्बन छोटा सा एक पेज बना लेना उसमें कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो आपको, इसमें मेरी 4 कॉपी है, 4 कॉपी में मेरी 13 सब्जेक्ट कवर है, तो आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा कोई सी चीज करने का। अब बात है मेन कंटेंट, आप शॉर्ट नोट्स में कंटेंट क्या डालते हो। शॉर्ट नोट्स में जब आप रेगुलरली चीजें करोगे, रेगुलरली आपने जाके प्रीवियस ईयर करा, तो आपको वहां से पता लगेगा कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें जो रिपीटेटिवली पूछी जाती है, वो सब चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में डालनी है। और जो चीजें आप भूल जाते हो, आपने पढ़ लिया, आपने टेस्ट दिया, आपको पता लगा कि यार ये चीजें मैं बार बार भूल रहा हूँ यार, तो मैं इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लूँ। और इसके अलावा सारे फॉर्मूलेस तो इसमें मस्ट होने चाहिए, सारे फॉर्मूले इसमें डालने हैं। और अगर आपको किसी का मन क्या होता है कि उनको थ्योरीज भी मतलब अच्छे से पसंद आती है, तो वो थोड़ा भूल भी जाते हैं, तो चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट नोट से थ्योरी भी डाल लें। तो मैं क्या सजेस्ट करता था कि आप थ्योरी डालो, लेकिन उसकी मेन पॉइंट्स आओ, जैसे अजम्पशंस है। तो अजम्पशन जैसे करके DRH के अजम्पशंस है, अजम्पशन 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट डालो बस, उसका एक्सप्लेनेशन मत डालो। एक्सप्लेनेशन आपको पता है,
और मैं क्या करता था एकदम सबसे लास्ट में, जब पूरा मेरा उसका शॉर्ट नोट्स हो गया, तो लास्ट में मैं एक दो पेजेस में उसका पूरा फ्लो लिख देता था कि ये जो सब्जेक्ट है वो किस फ्लो में कवर कराई है हमारे। जैसे ट्रांसपोर्ट में शुरू शुरू में बताते हैं कि भाई वो जायकर कमेटी है, फिर ज्योमेट्रिकल उसकी एनालिसिस है, फिर बाद में वो कर्व्स आते हैं, फिर उसकी एक्चुअल डिजाइन में चल जाते हैं। तो ये चार चीजें हैं। फिर मटेरियल वाला पार्ट आ जाता है। मटेरियल वाला पार्ट के लिए जो सर नोट्स देते हैं आप उसी में हाईलाइट कर लो। अगर आपको तब भी बार बार भूलते हो तो A4 शीट नोट्स में उसको लिख लो, तो फिर बाद में आपको वो कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही देखने हैं। अब एक बार कॉपी देख ली, उसको पढ़ लिया घर जाके, उसके शॉर्ट नोट्स बना ली, देन यू डोंट हैव टू सी दीज नोट्स, you see these notes only when you are not able to remember any topic or you have missed out on any topic, और या आपको किसी का कंसेप्ट आपको लग रहा है कि आप भूल चुके हो, तो उसके लिए आप नोट्स को रेफर करो। तो आपको बाद में अपने शॉर्ट नोट्स को ही रेफर करना है, क्योंकि जब अगर बाई चांस तुम जॉब में चल जाते हो तो तुमको नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। जैसे आपको मुश्किल से रोज के 4 घंटे तो मैक्सिमम मिलते हैं। जैसे मेरी जॉब में 9 to 5:30 जॉब पे रहता था, तो बाद में फिर 7 बजे आता था। 7 बजे आने के बाद में थोड़ा खाना खाया, फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़े। 4 घंटे में आप अगर नोट्स पढ़ोगे तो फिर तो हो गया आपका सिलेबस। तो आपको ध्यान रखना है अपने शॉर्ट नोट्स जो यहाँ बनेंगे कि फ्यूचर एग्जाम्स जो आप दोगे, अगर कोई साइड में एग्जाम्स दोगे ना, तो उसमें भी आपको वही हेल्प करेंगे। जल्दी से आपका एक दिन में ही पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, उसमें आप लैक ना करो, और रोज के शॉर्ट नोट्स रोज बनाओ। फिर आता है एक इमरजेंसी शॉर्ट नोट्स। इमरजेंसी शॉर्ट नोट्स आपको तब बनाने हैं जब एकदम लास्ट मोमेंट की बात हो रही है, लास्ट मंथ चल रहा है पेपर का, तो उस समय तो आप अच्छे से पूरा आर्टिकुलेट करके नोट्स बना नहीं सकते अपने। तो मैं क्या सजेस्ट करता था उसमें, जो क्वेश्चन मुझे पता है पूछा तो जा रहा है, लेकिन यार ये मैं इसको शॉर्ट नोट्स में नहीं डाल सकता, इतना फ्रिक्वेंट नहीं पूछा जाता, ये कभी रेयरली पूछा जाता है। और जो एक छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमने याद तो कर लिए, लेकिन जब मैं कभी कभी करता हूँ तो उसमें गलत लिख देता हूँ, कुछ एक डिजिट गलत लिख दी या अंडर रूट गलत लगा दिया। तो वो सब चीजें आप यहाँ लिख लो, उसको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने का मतलब बस ये है कि आपको वो चीजें याद रहेगी जब आप लास्ट के 5 दिनों में उसको देखोगे कि ये चीजें मेरे से गलती होती है, मुझे इनको मेन पेपर में ध्यान देना है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट सारे हो जाएंगे। फिर आप मूव करोगे, अब प्री हो गया, प्री में आपके 300 नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आप ये एटलीस्ट लगाते हो। आपके उससे ज्यादा भी आ जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम 300 तो आपके आएंगे। तो मेरे पहले में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 280 आ गई, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो मैं प्रिपरेशन करके नहीं गया अच्छे से, तभी मेरे 300 नंबर आ गए। तो अगर मैं बाई चांस प्रिपरेशन करके जाता और भी अच्छी, जॉब के साथ नहीं होता पॉसिबल, तो जितना हो गया उतना हो गया, अगर और करता तो और भी अच्छी हो जाती, फिर रैंक भी अच्छी हो जाती। लेकिन ये चीजें अगर तुम्हारा पीछे का काम अच्छा रहेगा ना, तो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इसीलिए आपको अभी वाला जो टाइम में आपको मिल रहा है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, चाहे से कितना भी टीचर को परेशान करना पड़े। मैं क्या करता था कि जो ब्रेक देते हैं ना, तो उस समय मैं सर के पास चल जाता था नोट्स लेके, सर ये नहीं हो रहा है ये बताइए। तो वो हेल्प करते हैं उन सब चीजों, उनको वो लोग पसंद है जो सिंसियर है। सिंसियरिटी दिखते हैं आपके डाउट से, आपके कितने अच्छे डाउट्स हैं। लेकिन ये भी मोटिव नहीं बनाना है कि हमेशा डाउट्स ही पूछते रहें, अपने आप को इतना कंसंट्रेटली आपको फोकस करना है कि चीजें यहीं क्लियर हो जाए। फिर अभी हम मेंस पे मूव करते हैं, बिकॉज मेन ये है कि प्रीलिम्स में आप ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर कर लोगे, 300 या 350। लेकिन यहाँ जहाँ मेंस है ना, यहाँ लोगों का स्कोर 350 भी आता है, 400 भी आता है, 450 भी आता है। मेंस में हमारे होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सारी डिजाइन सब्जेक्ट्स कवर्ड है, जैसे आरसीसी, स्टील, सोम, स्ट्रक्चर, सीपीएम पर्ट। तो ये सब हमारा पेपर 1 में, शायद एक सब्जेक्ट और आता है बीएमसी बीसी में आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे पेपर 1 में कवर्ड है। पेपर 2 में हमारे आती है सब्जेक्ट सॉइल,
ट्रांसपोर्टेशन, फिर आती है हमारी एनवायरनमेंट, सर्वे और इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सारी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ये सब इसमें आते हैं। सोइल थोड़ा मतलब मिक्स पूछते हैं, वो न्यूमेरिकल भी पूछते हैं और थ्योरी भी पूछते हैं, बट ये लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें मैं तुमको पहले ये बताता हूँ कि आपको यहाँ पे जब आप पहले तो जो थ्योरी अटेम्प्ट करोगे उसका तरीका क्या रहेगा, ये चीज़ आप जरूर नोटिस कर लेना, बिकॉज ये चीज़ें जो आप अभी प्रिपरेशन करोगे, जो आप A4 नोट्स बनाओगे थ्योरी के और शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनमें जो आप पॉइंट्स लिखोगे वो यहाँ पे आपके काम आएंगे। जितना आपका प्री में अच्छा तैयारी रहेगा उतना आप मेंस में अच्छा कर पाओगे थ्योरी में। न्यूमेरिकल में आप उस समय जितना प्रिपरेशन करोगे उससे भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन थ्योरी में जरूर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा क्योंकि तुमको टाइम कम मिलेगा उस समय थ्योरी में फोकस करने के लिए। जो अभी तुम पढ़ोगे, जितना पढ़ सकते हो, वो तुम्हें वहाँ पे कैसे हेल्प करेगा कि जैसे मैं थ्योरी की क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, पहले अटेम्प्ट में मेरे 417 नंबर आए थे और उस समय मैंने इतना प्रिपरेशन करा था कि मतलब बहुत प्रिपरेशन करा था, तब भी मेरे नहीं आए नंबर अच्छे। लोगों के 450 नंबर भी आए थे लास्ट ईयर, 450, एक बंदे के तो 467 या 490 के आसपास नंबर आए थे, तो आए हैं लोगों के नंबर। इस बार हाईएस्ट 468 गया है टॉपर, एंड देन माइन इज 446। तो कुछ उन्होंने चीजें चेंज करी, जैसे टॉपर हमारा क्या था कि हमारा ग्रुप था, मेरा, कार्तिकी का विच इज टॉपर, देन राधेश्याम सेकंड रैंकर, देन सम्यक हु इज 9th रैंकर। तो हम चारों एक साथ में पढ़ते थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे। तो आपके जो ग्रुप है ना, फ्रेंड्स का ग्रुप है, दैट विल ऑल्सो मैटर। अब चारों ही टॉप 9 में आ गए, तो वो तो हाँ, तो आपका जो ग्रुप है ना वो बहुत मैटर करता है। आपका ग्रुप कैसा है, आपके दोस्त भी पढ़ाई करने वाले होने चाहिए, ऐसा ग्रुप बनाओ। तो अब वो हम ऐसे करते थे, सारे डाउट्स जो क्लियर करते थे हम आपस में ही क्लियर कर लेते थे मेंस में। फिर मेंस में जब आपकी कोचिंग एक बार कंप्लीट हो जाती है ना, फिर आपके डाउट्स क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट लेकिन आप तो अभी तो आपकी प्री हो रही है, तो आपके मेंस में आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें वहाँ पे फोकस रखना, उन चीज़ों को बस ढीला मत छोड़ना, नहीं तो आपको भी सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लो, और निकाला जा सकता है, लोगों ने करा है। मैं तो जॉब के साथ निकाल लिया, जॉब के साथ भी निकाला जा सकता है, इसलिए मैं तुमको थोड़ा जॉब की चीज़ें बता रहा हूँ, जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आजकल क्या है सिनेरियो कि एग्जाम्स एक पे फोकस करके नहीं चल सकते। अभी लास्ट ईयर का अटेम्प्ट था 2020 का, उसमें किसने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे इंटरव्यू में ये नंबर आएंगे? ये मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। तो अगर ये नहीं आते, अगर 120 आ जाते, तो लास्ट ईयर मेरी 31 रैंक होती, राइट? 15 नंबर से रहा था, अगर यहाँ पे मुझे कितने नंबर मिले, 22 नंबर वो मिल जाती, 31 रैंक थी। तो सीटें ये थी कि सीटें इतनी है, जो बच्चा पास होगा वो टॉप रैंकर ही होगा, आजकल ऐसा है। तो आपको ये फोकस रखना है कि आप किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकते, आपको उसको मेन फोकस रखते हुए साइड में अगर कोई एग्जाम आती है तो वो भी देना है, और वहाँ अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो वेल एंड गुड, फिर वहाँ पे रहते हुए आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है। अभी इसमें क्या है कि थ्योरी का कैसे करना है, जैसे हाइड्रोलॉजी क्लास हो गई ना तुम्हारी, हो रही है, कौन सा चल रहा है टॉपिक? फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड राउटिंग, प्रोबेबल वाला, ओके ओके। और कौन से कोर्स हो गए तुम्हारा? एक बोलो, एक बोलो, अरे एक बोलो यार। रेलवे, रेलवे हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। से ट्रांसपोर्टेशन में हमारे मिक्स मार्शल टेस्ट, मार्शल मिक्स टेस्ट। तो मार्शल मिक्स टेस्ट जो आता है उसमें कई सारी चीजें हैं, वो 5 डायग्राम्स हैं। तो पहले तो आप लिखो मार्शल मिक्स टेस्ट होता क्या है। जैसे मार्शल मिक्स टेस्ट के बारे में पूछा, एक्सप्लेन मार्शल मिक्स टेस्ट एंड ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, तो मार्शल लिख दिया यहाँ पे, मार्शल मिक्स टेस्ट। फिर व्हाट इज द टेस्ट, डेफिनेशन और इट्स मेन एक्सप्लेनेशन जो होता है कि टेस्ट में क्या है,
किस लिए करा जाता है। फिर इसके जो डायग्राम्स है, 5 डायग्राम्स होते हैं इसके, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस। फिर यहाँ पे जैसे कि उसमें कुछ और भी चीज होता है, ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट पढ़ा होगा तुमने, तो वो सब लिख दो अलग से। ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट किन 3 चीजों का एवरेज आता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। फिर अदर इम्पोर्टेंसेस ऑफ पार्शियल मिक्स टेस्ट, एटलीस्ट 4 चीजें हो गई, है ना। तो ये अगर 12 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, आपको इसका सिर्फ 1 पेज का आंसर लिखना है ऐसे करके। और ये तुम कब कर पाओगे, जब आपने शॉर्ट नोट्स अपने इतने अच्छे बना रखे हैं कि उनमें ये सब कुछ कवर्ड है। आपने ये सब चीजें अच्छे से अगर पढ़ी होगी तो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कंसाइज होंगे। अगर तुम फिर वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे तब जाके तुम फ्लो डायग्राम्स बना पाओगे। बोलने के लिए बहुत ईजी है फ्लो डायग्राम बना लेना, लेकिन इसके पीछे की जो प्रिपरेशंस हैं वो आपको शुरू से करनी होगी। इसलिए मैं बोल रहा था तुम पहले हार्ड वर्क करो, उसके बाद में आपका स्मार्ट वर्क दिखेगा। और ये एक नया तरीका मैंने अपनाया था इस बार की स्ट्रेटजी में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि वापस सारी चीजें याद करो, इफ एंड वर्ड्स पे लिखो। तो मेरे पास जब प्रिपरेशन थोड़ी कम थी तो मैंने क्या करा कि ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इसको कंसाइज रूप में लिख देता था। कंसाइज रूप में जब मैं इसको लिख दिया तो इसमें मेरा जो टाइम है ना 30 मिनट्स, वो समटाइम 20 मिनट्स में खत्म, पूरा थ्योरी खत्म, लास्ट में निपटा देता था थ्योरी। तो फिर मैं न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम मिल जाता था। तो उसमें जो क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल पेपर आया था इस बार, आप केआर का पेपर एक बार देखना, उसमें अनियन कर्व्स पढ़ाते हैं आरसीसी में। आरसीसी का नहीं हुआ ना अभी, उसमें अनियन कर्व्स होता है ना, कॉलम में अपन ने पढ़े होंगे कॉलेज में, ऐसे करके वो करवाता था कॉलम में। तो ये इस पे क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन, अब इसकी प्रैक्टिस करते नहीं थे लोग, तो अगर आप पहले ही ऐसे प्रिपरेशन करोगे कि सारी चीजें आप कवर कर लो, और ये सिंस बहुत कम प्रैक्टिस, बहुत यूजुअली मतलब किसी ने बाय चांस देख लिया ये क्वेश्चन पहले तो वो वहां कर लेगा, लेकिन वहां भी जब ये करने जाएगा तो इस पे यूजुअल जो क्वेश्चंस है उनसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो वाला टाइम जो मैं यहाँ थ्योरी में बचाऊंगा वो यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। और वो जो कॉपी चेक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन को सही कर देते हैं ना, उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आपको ये फोकस देना पड़ेगा। फिर अभी इसके पेपर पे आते हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें भी अगेन वही पार्ट रहेंगे, अटेम्प्टिंग कैसी है, एक्यूरेसी, स्पीड, देन एरिया कवरेज। तो फर्स्ट है हमारा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में मैं ऐसे करता था कि शुरू के 10 मिनट, पेपर के 10 मिनट में आपको पहले पेपर पढ़ना है। उसी 10 मिनट में आप ये डिसाइड करोगे आप पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और बाद में कौन सा करना है। तो मैं पहले 50 मिनट्स में, 10 मिनट के बाद के जो 50 मिनट्स हैं उनमें इजी क्वेश्चंस कर लेता था, बट जो लेंथी नहीं है। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना थोड़ा, इजी बट नॉट लेंथी। ये क्वेश्चंस अराउंड 125 मार्क्स के होते हैं। तो आपके फर्स्ट आवर में 125 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया। फिर बचा नेक्स्ट सेकेंड आवर, उसमें आप इजी बट लेंथी उनको करोगे तो आपका टिल नाउ अराउंड 220 का अटेम्प्ट हो गया। फिर आपका बचा थ्योरी, 30 मिनट्स में आपने या 40 मिनट्स थ्योरी कर ली। शुरू में आप ये जब ट्राई करोगे ना फ्लो डायग्राम, तो आपका थोड़ा बहुत पेपर छूटेगा, लेकिन आपको ट्राई करना है कि ये बात समझनी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही चीजें परफेक्ट होती है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करके ही होगा। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। शुरू के 1-2 पेपर में अगर खराब नंबर भी आ गए तो कोई डरने की बात नहीं, अपने को फाइनल में परफॉर्म करना है। यहाँ पे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। थ्योरी जब आपकी हो जाएगी, फिर बचे आपके पास 20 to 30 मिनट्स आपके बचाएंगे। उन 20 to 30 मिनट्स में आप वो वाले क्वेश्चंस जो वेरी अनकन्वेंशनल है, बट यू नो कि अगर आप एक बार उसको देख चुके हो
और थोड़ा सा कोई तिकड़म बिड़ाओगे तो आप वो कर लोगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एक बार थोड़ा लिखना चालू करोगे ना तो आपको तरीका पता लग जाता है, फिर इसको ऐसे करना है। फिर सॉन्ग के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था 2020 में फ्लैग वाला। अब वो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो था ना बड़ी तिकड़म से लिखी हुई थी कि ये फ्लैग है, इसमें एक विंड फ्लो हो रही है, अब विंड के कारण इस फ्लैग में बैंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, उसके कारण यहाँ पे क्या स्ट्रेसेस आएगी ये उसने पूछी थी। बट उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी गंदी सी लिखी हुई थी। तो हमको ये ध्यान देना है कि उनको लैंग्वेज में नहीं फंसना है। अगर हम फंस रहे हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, जो बाकी क्वेश्चन है वो कर लो पहले। तो इसको फिर लास्ट 20 मिनट्स में जब मैं देखा तो समझ आ जाता है फिर बाद में, क्योंकि उस समय लगती है क्वेश्चन करने की जब तो जल्दी से पूरा मतलब मेरा पूरा होने वाला है पेपर, एकदम पूरा ही अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बंदा और ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपना टाइम उस समय, और ज्यादा थिंकिंग इन्वेस्ट करता है। थिंकिंग जो शुरू के आपने 230 मिनट्स में थिंकिंग लगाई है ना, वो इतनी फास्ट हो जाती है चीजें। अगर पहले बार समझ नहीं आई ना पढ़ने पे तो दूसरी बार में समझ आ ही जाती है। अगर फिर भी नहीं आ रही तो वो छोड़ने के लिए आया था क्वेश्चन वो। तो अगले 20 से लेकर 30 मिनट्स में आपका अगर मान लो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन भी हो गया, यहाँ आपका अटेम्प्ट हो गया 270 280। ये क्वेश्चन मुश्किल से 20 या 30 नंबर का होते हैं जो तुमसे नहीं हो पाते हैं। अगर उसमें अगर 10-12 नंबर का हो भी गया ना आपसे, और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, थ्योरी का चाहे से घटिया क्वेश्चन आया तुम पढ़ा ही नहीं। अब की बार कोई एक पॉलिसी पूछ ली थी पेपर 2 में, कोई नेशनल हाईवे डेवलपमेंट पॉलिसी पूछी थी, उसके बोले 10 एम्स बताओ, 10 ऑब्जेक्टिव्स बताओ। तो अब कौन ये पॉलिसी पढ़ के जाएगा मेंस में। तो सब लोगों ने आराम से आप आंसर्स लिखे, क्या ऑल वेदर रोड्स रीच टू द लास्ट माइल कनेक्ट, ऐसे करके सबको लिख दिए। अब कुछ लोगों के पेपर 2 में 250 के आसपास भी नंबर आए, तो वो पढ़ के तो नहीं गया, उसे तुक्के मारे वो सही हो गई। तो कभी कभी हमको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो अनकन्वेंशनल है, लेकिन उनका आंसर बनाना भी आना चाहिए थ्योरी में, ठीक है। अब पेपर 1 में हमको मेनली एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 में है सॉम और स्ट्रक्चर में अगर फाइनल आंसर सही है तो सही है, नहीं तो 0 नंबर मिलते हैं, सिंपली स्पीकिंग। तो आपको उस समय एक्यूरेसी का ध्यान देना पड़ेगा। पेपर 2 में आपकी थ्योरी ज़्यादा आती है, तो उसमें आपको थ्योरी में ज़्यादा ध्यान देना है कि थ्योरी कंसाइज, कवरेज प्लस छोटे से पार्ट में लिख लो। अभी ये इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए बीएमसी में आता है टिम्बर में अभी क्वेश्चन आया था कि उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करो। टिम्बर का क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इधर कैम्बियम लेयर, फिर इधर सैपवुड, फिर मेडुलरी रेज, ये सब होता है। पढ़ा नहीं गया, पढ़ा दिया फिर तो बढ़िया है। तो ये एन्युलरी रिंग्स होगी, तो ऐसे करके यहाँ लिख दो, ऐसे करके यहाँ इसका इंपॉर्टेंस बता दो, इसके प्रॉपर्टीज बता दो, तो इसमें सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। मुश्किल से एक पेज में आपको 12 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन 20 नंबर का दिया है तो आप उसके फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन करके लिखो अगले पेज से, एक्सप्लेनेशंस, फिर उसको और एक्सप्लेन करो कि इसका मतलब ये होता है, इसकी कटिंग्स जो होती है, रेडियल कट्स, कभी टेंजेंशियल कट करते हैं, वो क्यों करते हैं, डिफेक्ट्स एक्सप्लेन करो, नोट्स पास करते रहो, बाकी को भी देखने तो एक्सप्लेन्स करो वो सब। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स गैदर करेंगे। 20 क्वेश्चन के नंबर में आपको ये चीज़ों को ध्यान देना होता है। बाकी अभी मेंस में तुम और भी पहले जब पढ़ोगे तो और पता लगेगा, ये सिर्फ बेसिक्स में बता रहा हूँ। ये सब आपके लिए अगर अभी आप थोड़ा ये पता रहेगा ना तो शुरू में आप ये सब गलतियां नहीं करोगे। बाकी आपको वहां पे जाके आपकी स्ट्रेटजी रिफाइन करनी है, इसको बेसिक मानो। फिर इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू क्या है, थोड़ा स्पॉन्टेनियस होता है। इंटरव्यू में कभी कभी आपके यहाँ पे मॉक पे नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में आपको कम मिलेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर मेरे साथ होता कि मुझे यहाँ पे 120 मार्क्स मिले थे, बट मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में 98 आए थे। और इस ईयर मेरे को 110 नंबर दिए थे और 120 आए थे, 22। तो इंटरव्यू में क्या देखना होता है, मेरे को ये लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से आंसर देते हो, आपकी स्माइल,
आप पूरे टाइम ही सिंसियर ना हो जाए, उसको डर ना लग जाए कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया बंदा। तो पूरे टाइम सिंसियर नहीं, थोड़ा स्माइल भी करो, ह्यूमन रहो और अपनी एक्चुअलिटीज़ बताओ कि जो आप एक्चुअल में हो। कुछ लोग बाग कुछ भी बोल देते हैं तो फिर उनको समझ आता है कि बच्चा फेंक रहा है। तो वो फेंकना भी नहीं है, सिर्फ अपने आंसर्स बनाने हैं कि अच्छे तरीके से आंसर बनाने हैं। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कई सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको नहीं आएगी इंटरव्यू में, तो आपको अपने बेटर एक्सक्यूजेस बनाने हैं उस समय कि सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सर आई डिड नॉट स्टडी। तो ये सब चीज़ें बताते समय अपनी, ऐसे भी नहीं कि जब कोई क्वेश्चन पूछा और आपको लगा कि उसने बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो आप पूरे जोश में आ गए, मतलब अब तो पूरा क्वेश्चन बता के रहूँगा तो हाँ, ऐसा नहीं करना है, उसको भी नॉर्मल तरीके से आंसर दो। बस वो है उसको डिटेल में थोड़ा बताओ, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना होता है। वो सब यहाँ कराते हैं, लेकिन अगर आप जॉब के साथ जाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा इसलिए उसमें एक ऑलरेडी एजम्पशन लिया जाता है कि अगर बंदा जॉब के साथ इंटरव्यू स्टेज तक आया ना तो उसमें मैनेजरियल क्वालिटी तो है। और ये जॉब मांगती है टेक्नो मैनेजरियल क्वालिटी, टेक्निकल भी हो और साथ में चीज़ें मैनेज भी कर पाए, तो वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके नंबर्स बढ़ा देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जॉब वालों को तो अलग से एज है इंटरव्यू में, उनका कभी इंटरव्यू में 120 से नंबर कम नहीं आते। लेकिन अगर जो नॉर्मल बंदा है जो पूरी रेगुलर प्रिपरेशन करके गया है, उसको अपने इंटरव्यू में बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। अगर उसने थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा करा तो उसके नंबर कट जाएंगे। तो वो सब सीख लोगे इंटरव्यू का, तो फिर बात का पार्ट है। लेकिन इंटरव्यू में एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी आर्ग्यू मत करना। अभी तुम कोई बाकी और एग्जाम भी दोगे ना, तो उसमें भी तुम्हारे इंटरव्यू होंगे, तो उनमें भी ये ध्यान रखना कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आर्ग्यू नहीं करना है, चाहे से आप सही हो, तो फाइनली नंबर वो ही देगा। तो उनको कभी परेशान नहीं करना, चाहे से आप सही हो, उनकी नॉलेज फाइनल है, तो दैट वी हैव टू अज्यूम। बाकी ये तो हो गया ईएस का पूरा। अब कुछ बच्चे शायद गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे साथ में ही, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा ना, गेट के लिए आप ना, अगर आप स्पेसिफिकली अभी से ही गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ गेट का, तो आप जो फरवरी में पेपर होता है तो उसके 1 मंथ पहले तो इस साल वाला टेस्ट सीरीज दे लो बस। लेकिन अगर आप सिंस वो आप गेट का करो तो इस टाइम फिर क्या करोगे, इस टाइम में आप प्रीवियस ईयर करोगे गेट का, प्लस लास्ट ईयर का जो गेट का टेस्ट सीरीज है मेडी का वो करोगे। मेडी जी का टेस्ट सीरीज गेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। मतलब जैसे मैंने गेट 20 में मेरा 20 रैंक रहा है गेट 2020 में, तो उस समय मैंने क्या करा था कि मैं तो 7 जनवरी को पेपर हुआ था, 7 नहीं 5 जनवरी को ईएससी का। तो फिर लास्ट अगले जो मैंने 1 मंथ का क्या शेड्यूल बनाया था कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है मेडी जी की वो खरीद ली, और 1 से लेकर 29 तारीख तक मैंने सिर्फ मेडी जी के टेस्ट दिए थे। उन टेस्ट से क्या हुआ कि मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी, पहले शुरू में रफ स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किसी भी आप पेपर के तैयारी करो हमेशा शुरू में रफ स्ट्रेटजी बनाती है। वही रफ स्ट्रेटजी धीरे धीरे टेस्ट आप दोगे तो वो रिफाइन हो जाएगी, इतनी परफेक्ट अपने को अपनी टेस्ट सीरीज करनी है ना कि चाहे से पेपर इजी आए चाहे टफ आए, हम उन दोनों में वेल करेंगे। तो अभी इसमें मैं क्या करता था, मेन फोकस मेरा रहता था कि इनिशियल 1 आवर में मेरे सारे इजी क्वेश्चंस हो जाएं, और वो इजी क्वेश्चंस सेम स्ट्रेटजी जो अपनी चल रही है ना पहले से वही चलती थी सब जगह, बस वो है उसका टाइम चेंज कर देता था। तो इनिशियल 1 आवर में मैं अराउंड 30 से लेकर 35 क्वेश्चन मेरे हो जाते थे। बचे कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस। अगले फिर 1 से लेकर 30 आवर्स में मेरे 10 क्वेश्चन और हो जाएंगे, लेकिन वो टफ ही होते थे। इधर 34 से लेकर 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाता है, लास्ट में जाके इतना आपका हो जाएगा। तो फिर 130 या 145 मान लो, इसमें इजी बट लेंथी, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 15 और हो गए, 55 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। मतलब आपका 80 नंबर का तो अटेम्प्ट हो गया, 80 से लेकर 85 नंबर का अटेम्प्ट 2 घंटे में हो चुका है। बच्चा कितना, 15 या 20 मार्क्स, बाकी टाइम उसके लिए मोर देन इनफ है। आप उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी करोगे जो आपसे टफ लग रहे हैं, बट वही अगेन तिकड़म बिठाओगे तो हो जाएगा। तो हो जाता है ये आराम से। मेरा पेपर
2020 में मेरा 2.5 घंटे में हो गया था पेपर, इजी पेपर आया था। और मैंने इस बार का भी पेपर दिया था, ऐसे ही किया था, लेकिन इस बार तो इस बार तो मेरा 2 घंटे में ही हो गया था पेपर। और 84 नंबर आए हैं मेरे फर्स्ट पेपर में, बहुत इजी पेपर आया था। तो यस, जो तुम्हारी पहली प्रैक्टिस होती है ना, वो तुमको आगे हेल्प करती है। तो वही, लेकिन इस बार मैं टेस्ट सीरीज देके नहीं गया था। लेकिन यस, अगर आपको अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी है, अपनी परफेक्ट करनी है स्ट्रेटजीज, तो आपको एक बार टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, थोरोली टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज में अपने जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको एक, अभी इसमें देखो 1 महीना है, 1 महीना से तुम पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज दोगे। अब उसके लिए अपने पुराने शॉर्ट नोट्स को मॉडिफाई नहीं करने लग जाना, उसके लिए आप इमरजेंसी शॉर्ट नोट्स बनाना। मतलब नाम दे रखा है इमरजेंसी, नहीं इमरजेंसी शॉर्ट नोट से बोलने के लिए। तो उसमें ये समझ सब चीजें लिखनी है जो चीज आपको फ्रिक्वेंटली गलत होती है। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको ये पता लग जाता है कि ये चीज आप बार बार गलत कर रहे हो, यहाँ नंबर कट रहे हैं आपके, तो वो सब चीजें लिखनी है यहाँ पे। तो गेट तो हो गया, ईएससी भी हो गया। अब बाकी बची, बाकी जो आप बाकी एग्जाम्स देते हो उनके लिए बेस्ट यही है कि आप जब भी लेट्स में कोई पीएससी एग्जाम है तो लगभग 10 से लेकर 15 दिन उसकी प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कुछ 1 महीना ही दे देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू दैट। उसके कारण आपकी जो मेन गोल्स है ना, वो हैम्पर होते हैं। तो फोकस करना कि आप उसके जो 5 दिन पहले ही उसकी तैयारी करना चालू करो। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारी यहाँ से आपने तैयारी कर ली, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है, वो किसी भी टेस्ट को तुम दे लो, किसी भी प्रकार का पेपर दे लो, सब में काम करेगी। मैंने बाकी टेस्ट भी दिए, बाकी पेपर्स भी दिए हैं, उनमें भी सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर मेरी यहाँ वाली स्ट्रेटजी स्ट्रांग नहीं होती तो वो मेरे अच्छे होते क्या? नहीं होते। और मैं उनके लिए सिर्फ 2 से 3 दिन प्रिपरेशन करता था। उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ, आप उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ। यू डोंट नीड टू सॉल्व देम, बट गो थ्रू देम। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था ना, एटलीस्ट यू गो थ्रू देम, बिकॉज they pick up around 10 to 15 questions from the previous year and they put it as the same next year also. Even the answer is same, थोड़ा सा भी कुछ चेंज नहीं करते। तो वो सब आपको वहां पे एज दिलाता है। सिर्फ 2 से 3 दिन की आपको प्रिपरेशन करनी है, इससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा आपका, और आपका मोस्ट प्रोबेबली उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। उनके जो आप इंटरव्यूज दोगे, उनसे आपको यहाँ के इंटरव्यू में फायदा होगा। से बार का इंटरव्यू, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो तो वो इंटरव्यू देने जरूर जाना। अगर तुम्हारा बीआईएस में सिलेक्शन हो तो बीआईएस का इंटरव्यू देने जरूर जाना। जैसे तुम फाइनली जाना नहीं चाहते, लेकिन इंटरव्यू देने जरूर जाना, बिकॉज इन दोनों का 1-1 घंटे का इंटरव्यू होता है। तो बंदे को ये रियलाइज हो जाता है कि किस तरीके से अपनी नर्वसनेस को अपने पे हावी नहीं होने देना, यहाँ से पता लगता है। तो ये सब था मेरी साइड से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। साल भर के लिए डेली रूटीन, ये देखो, पहले ना इसमें डरने की बात नहीं है कुछ भी। देखो, चीजें जब रेगुलरली फोकस करोगे ना, तो आपको ये पूरा साल अपने आप से दिखेगा नहीं कि साल भर तक मेहनत करनी है, मतलब मैं तो लगी जाएगी। तो वैसे नहीं, आप डेली डेली का काम रोज करोगे ना, तो आपको कुछ भी मतलब ऐसे बड़ा हार्ड टास्क लगेगा नहीं। मैं क्या करता था कि जैसे हमारी क्लास होती थी, तो मैं थोड़ा लेट बैच में आया था, तो हमारी लंबी क्लासेस होती थी 12 आवर्स की। तो मैं जाता था वापस घर पे, वापस आके इनिशियल 1 और 2 आवर्स में अपने जो नोट्स है वो रिवाइज कर लेता था। फिर उसके बाद में फर्स्ट चीज़ मैं करता था ईएससी की प्रीवियस ईयर। वो रियली मस्ट है, उसी से आपके पता लगेगा आपको पढ़ना क्या है, आपको किस चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट? बिकॉज इनफाइनाइट मटेरियल है। अब बीएमसी पढ़ोगे तो बीएमसी तो बहुत सारी अपने को वो पढ़ना है जो पूछी जाती है, वो कहाँ से पता लगेगा? वो प्रीवियस ईयर से ही पता लगेगा। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और तो आप गेट का प्रीवियस ईयर भी उसी समय दे लो।